बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक लैब टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कीटोन टेस्ट। अक्सर आपने सुना होगा फिजिशियन, कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप कीटोन टेस्ट करवाएं। आज हम इसके बारे में देखेंगे कि ये कीटोन्स बॉडीज क्या होती हैं, कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, कब प्रोड्यूस होती हैं, ब्लड में और यूरिन में इनका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, कितने लेवल के बाद ये डेंजरस होते हैं और क्यों डेंजरस होते हैं। इन तमाम चीज़ों को आज हम इस लैब टेस्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं मुख्तसर सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं। इंसानी बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं और हमारी बॉडी का हर सेल, हमारी बॉडी का हर एक सेल अपनी ज़रूरत के लिए एनर्जी तैयार कर रहा होता है जिसको सेल करेंसी कहा जाता है। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए, खाने पीने पहनने के लिए पैसे चाहिए, करेंसी चाहिए, तो सेल के लिए इस एनर्जी को करेंसी कहा जाता है। आंख का सेल, कान का सेल, हाथ का सेल, हार्ट का सेल, स्टोमिक का सेल, किडनी का सेल, अलगर्ज कोई भी सेल अगर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उस फंक्शन के लिए उसको एनर्जी दरकार होती है। ये एनर्जी वो कहाँ से लेता है? न्यूट्रिएंट से लेता है। न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का केमिकल प्रोसेस करा के, ऑक्सीडेशन करा के, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन से हमारे सेल ये एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि वो न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में होते हैं। जनरली देयर आर 6 क्लासेस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की 6 क्लासेस हैं जिनमें 4 मेजर हैं और 2 माइनर हैं। 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, 2 माइनर। मैक्रो या मेजर में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, वाटर, ये 4 मेजर क्लास ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हैं। 2 माइनर में एक विटामिन्स और एक इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। इन 4 मेजर क्लासेस में से ये जो 3 टाइप्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इनको हमारे सेल बतौर न्यूट्रिएंट जिनसे वो एनर्जी हासिल कर सकते हैं, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सेल may utilize the proteins, carbohydrates or fats as a direct source of energy. पानी को वो एज ए डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर सकता। पानी अपना दीगर मेजर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है और ये जो माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी के नहीं होते। तो अब 3 क्लासेस रह गई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। मोस्टली हमारी बॉडी के सेल्स प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफर कर रहे होते हैं एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जैसे बेसिक यूनिट ग्लूकोज है, प्रोटीन का अमीनो एसिड और फैट्स का फैटी एसिड्स। तो हमारे सेल्स इन 2 क्लासेस को, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे होते हैं। तो अब हमें ये पता चला कि इन 6 क्लासेस, 6 टाइप्स में से मोस्टली सेल कार्बोहाइड्रेट्स को सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करते हैं। अगर बॉडी में किसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी वाकया हो जाए या सेल इज अनएबल टू यूटिलाइज द कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लूकोज, फिर वो नेक्स्ट फैटी एसिड्स, बॉडी फैट्स को यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट्स को
जब कोई सेल फैटी एसिड्स को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करता है, तो वो एनर्जी तो तैयार करता है, लेकिन उसके साथ जो बाई प्रोडक्ट बनता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जो बाई प्रोडक्ट्स बनेगा, वो कीटोन्स होते हैं। और उन कीटोन्स को पहले हमारा जो लिवर है, वो इन फैटी एसिड्स को कीटोन्स में कन्वर्ट करेगा, और फिर उन कीटोन्स को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे सेल यूज करते हैं। लिवर मेटाबॉलिज्म करेगा, फैटी एसिड्स फैट्स की ब्रेक डाउन करके कीटोन्स बॉडी बनाएगा, और उन कीटोन्स बॉडी को हमारे सेल फिर सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। तो इन कीटोन्स की अगर बॉडी में, बिलखुसूस ब्लड में, इन कीटोन्स की ब्लड में ज्यादती हो जाए, ये कीटोन्स बढ़ जाएं, तो उसको कीटो एसिडोसिस कंडीशन कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी की एसिड बेस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, हमारी बॉडी की पीएच को डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि कीटोन्स आर बेसिकली एसिडिक, ये बेसिकली तेजाबी होते हैं, ये पीएच को डाउन करके हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए इनका एक सर्टन लेवल तक होना तो बॉडी के लिए सूटेबल है, लेकिन उस सर्टन लेवल से जब ये बढ़ जाएंगे, यानी लिवर अगर फैटी एसिड या फैट्स को बहुत ज्यादा मेटाबोलाइज करके एक्सेस कीटोन्स बना रहा है, तो वो कीटोन्स जब ब्लड में, वो कीटोन्स लिवर उसको जब सिक्रीट करेगा ब्लड में, और अगर ब्लड में कीटोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस। तो यूं हमें यहाँ पर यह समझ आई कि हमारे सेल मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे होते हैं। इन सर्टन या स्पेशल कंडीशंस जब कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स अवेलेबल नहीं होती, तो वो फैट्स को लिवर फैट्स का मेटाबॉलिज्म करके फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करता है कीटोन्स में, और फिर उस सेल्स कीटोन्स को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, और फिर उसके अपने बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो कीटोन्स अगर एक सर्टेन लेवल से बढ़ जाए, तो वो बॉडी के लिए कीटो एसिडोसिस या एक जिसको कह सकते हैं कि पैथोलॉजिकल कंडीशन पैदा कर देती है। इस सिलसिले में मैं कुछ स्लाइड्स शेयर कर रहा हूं ताकि मजीद बात वाजे हो जाए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कीटोन्स की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ कीटोन्स बॉडी, कीटोन्स की डेफिनेशन क्या है, तो आप ये स्लाइड देख रहे हैं। कीटोन बॉडीज आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। कीटोन्स पानी में हल होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनका तल्लक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसे हम कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कंटेनिंग कीटोन ग्रुप्स। उन कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और कीटोन ग्रुप होगा, दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। पैदा कहाँ होगा? लिवर में, ड्यूरिंग कैलोरिक रेस्ट्रिक्शंस। कैलोरिक रेस्ट्रिक्शंस का यही मतलब है कि जब बॉडी के पास एनर्जी जनरेट करने के लिए कोई मुतबादिल सोर्स नहीं होती और बॉडी डेफिशिएंसी में जा रही होती है, कैलोरिक रेस्ट्रिक्शंस में जा रही होती है, तो वो क्या करता है लिवर कि इन फैटी एसिड्स को, फैट्स को मेटाबोलाइज करके कीटोन को जनरेट करेगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन द लिवर इज रेफर टू एज कीटोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस है, ये जब लिवर में हो रहा होता है तो इसे कहते हैं कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस यानी लिवर का कीटोन बॉडी को तैयार करना। तो अब हमें ये समझ आई कि कीटोन बॉडी है क्या, कहाँ से जनरेट होते हैं, फैट्स, फैटी एसिड से। बॉडी की किस ऑर्गन में जनरेट होते हैं? लिवर में। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस कब होता है? जब बॉडी के पास मुतबादिल सोर्स ऑफ एनर्जी
नहीं रहती। कीटोन्स कंटेन द कार्बोनाइल ग्रुप्स, ये केमिस्ट्री के वो टर्म्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जिसके अंदर दो कार्बन एटम्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग होती है। अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो कीटोन बॉडीज की टाइप्स कितनी होती हैं, टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज की तीन टाइप्स होती हैं, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, प्रोडक्ट होती है, और कहाँ तैयार होती है, प्रोड्यूस बाय द लिवर व्हेन द बॉडी इज अनएबल टू यूज ग्लूकोज एज इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। द थ्री कीटोन बॉडीज आर देयर। कीटोन्स के तीन क्लासेस होती हैं, तीन टाइप्स होती हैं, एसीटोन, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइट ब्यूट्रेट, ये तीन क्लासेस होती हैं कीटोन की, एसीटोन, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ये तीन शक्ल में, तीन टाइप्स में, तीन अकसाम में कीटोन बॉडी होती है। व्हेन कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस्ड, तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं दोबारा फिर स्लाइड्स को पढ़ देता हूं। कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग फास्टिंग। अगर कोई शख्स लंबे अरसे तक फास्टिंग में रहता है, यानी वो खाना पीना नहीं कर रहा, जहर है, जैसे मैंने कहा सेल की फर्स्ट प्रायोरिटी तो ग्लूकोज होगी, सेकंड प्रायोरिटी में प्रोटीन पे जाएगा, लेकिन एक शख्स ने काफी अरसा कुछ नहीं खाया पिया, वो कहत का शिकार है, जब वो भूख हड़ताल पे है, तो अब उसकी बॉडी के पास जो स्टोरेज फैट्स होंगे, जो फैट्स की स्टोरेज होगी, उनको लिवर मेटाबोलाइज करना शुरू कर देगा। लो कार्बोहाइड्रेट इनटेक, या वो बंदा किसी वजह से, किसी डाइट की वजह से, प्लानिंग की वजह से कार्बोहाइड्रेट कम इनटेक कर रहा है, या व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट इंसुलिन। इनसफिशिएंट इंसुलिन इसलिए कि सेल को ग्लूकोज इस्तेमाल करने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। इंसुलिन सेल्स के ग्लूकोज रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, तो ग्लूकोज यूटिलाइज होती है, जैसे हमें डायबिटीज में पता है। तो अगर कोई शख्स लंबे अरसे तक फास्टिंग में रहता है, या कार्बोहाइड्रेट कम ले रहा है, जो उसके अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा कि इन हालात में, इन दी सिचुएशंस द लिवर, in these situations the liver begins to break down the fatty acid into ketone। लिवर क्या करेगा, इन फैटी एसिड्स को कीटोन में ब्रेक करेगा एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। वो जो मैंने कहा, ताकि एनर्जी का एक अल्टरनेट सोर्स पैदा किया जाए, क्योंकि अब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स तो है नहीं, तो क्या करेगा, लिवर के कीटोन्स को अल्टरनेट सोर्स के तौर पर बॉडी को सप्लाई कर रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज इज अ नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस। वैसे ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जहर है, बॉडी के पास एक अल्टरनेट, कुदरत ने हमें एक अल्टरनेट निजाम दिया है, लेकिन अगर लंबे अरसे तक और एक्सेस अमाउंट में कीटोन्स प्रोड्यूस हो तो वो बॉडी के लिए नुकसानदेह है। यही आज हम स्टडी कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ कीटोन इज अ नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस, बट इट कैन बी इनहेंस्ड थ्रू स्पेसिफिक dietary approach like the ketogenic diet which is high in fat and low in carbohydrates। आगे हम इसकी पढ़ेंगे कि दो इसकी कंडीशन होती हैं, एक फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल। एक नॉर्मल हालात में, आम हालात में, हेल्दी शख्स की बॉडी में कीटोन्स ब्लड में कितनी होनी चाहिए, ब्लड में, अभी हम ब्लड की बात कर रहे हैं, यूरिन की बाद में करेंगे। तो नॉर्मल हेल्दी शख्स में 0.6 मिलीमोल से कम कीटोन हो तो दैट इज नॉर्मल। 0.6 मिलीमोल से कम अगर कीटोन हो तो दैट इज नॉर्मल। 0.6 से 1 पे चली जाए तो स्लाइटली हाई, फिर 1.1 से 3 तक मॉडरेटली हाई। अगर 3 मिलीमोल को क्रॉस कर जाए दैट इज हाई रिस्क, वेरी हाई, ये हाई रिस्क है। तो एक्चुअली नॉर्मल रेंज इसकी 0.6 मिलीमोल पर लीटर, 0.6 मिलीमोल पर लीटर तक इसको ब्लड में होना चाहिए। इससे ज्यादा फिर ये पैथोलॉजी क्रिएट करेगी, स्लाइटली हाई, मॉडरेटली हाई और वेरी हाई।
कीटोन अगर बॉडी में बढ़ती है तो उसको कीटोसिस कहते हैं। कीटोसिस यानी इंक्रीज कंडीशन ऑफ द कीटोन। अब उसकी एक टाइप्स होती है न्यूट्रिशनल कीटोसिस और एक होती है कीटो एसिडोसिस। एक हो गई न्यूट्रिशनल कीटोसिस, न्यूट्रिशन की वजह से, डाइट, कोई डाइट प्लान की वजह से कोई शख्स अपनी प्लानिंग के साथ फिजिशियन की एडवाइस के मुताबिक प्लानिंग करके कीटोन ज्यादा बना रहा है तो वो कहलाती है न्यूट्रिशनल कीटोसिस। एक होती है पैथोलॉजिकल कंडीशन, वो कहलाती है कीटो एसिडोसिस, जो बॉडी के लिए खतरनाक होती है। कीटो एसिडोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूट्रिशनल कीटोसिस। ये दो कंडीशन ध्यान में रखनी है, न्यूट्रिशनल कीटोसिस और कीटो एसिडोसिस। Nutritional ketosis is a normal physiological state that occurs during a low carbohydrate or ketogenic diet। अगर कोई शख्स कीटोजेनिक डाइट ले रहा है, कीटोजेनिक डाइट आगे मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसके अंदर फैट्स ज्यादा होते हैं, फिर प्रोटीन्स और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो खासतौर पर वेट को कम करने के लिए प्लान दिया जाता है कि आप अपनी बॉडी के फैट्स को यूटिलाइज करें, तो उसको उसके लिए एक प्लान दिया जाता है जिसको हम कीटोजेनिक डाइट कहते हैं। न्यूट्रिशनल कीटोसिस इज जनरली अ कंट्रोल्ड एंड बिनाइन कंडीशन। मैंने कहा जैसे ये भी अपनी मर्जी से नहीं करनी है कि फिजिशियन की एडवाइस के मुताबिक, प्लान के मुताबिक, तो वो बॉडी के अंदर एक सर्टन लेवल तक फैट्स को लिवर मेटाबोलाइज कर रहा होता है, जो कि बॉडी के लिए सूदमंद होता है उसके वेट कम करने के लिए या डायबिटीज में बाकी मामला को देखने के लिए। जबकि कीटो एसिडोसिस, वाइल कीटो एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस ये जो है ये खतरनाक कंडीशन है, इज द मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायरिंग प्रॉम्प्ट मेडिकल इंटरवेंशन। कीटो एसिडोसिस को फौरी तौर पर कंट्रोल करना पड़ता है। तो अब हमें समझ आई दो दो सिचुएशन से हम फेस कर सकते हैं एज ए फिजिशियन, एक न्यूट्रिशनल कीटोसिस और एक कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस का लफ्ज जब भी हमारे सामने आएगा दैट इज इमरजेंसी कंडीशन, मेडिकल इमरजेंसी, और उसको फौरी तौर पर हमने मैनेज करना है। कीटोजेनिक डाइट क्या होती है? कीटोजेनिक डाइट इज अ हाई फैट, हाई फैट, इसमें फैट ज्यादा होते हैं, मॉडरेट प्रोटीन और सबसे कम लो कार्बोहाइड्रेट ईटिंग प्लान। ये एक ईटिंग प्लान दिया जाता है जिसमें ऐसी बॉडी की सेटिंग ऐसी की जाती है, जैसे नीचे मैंने लिखा है कि बॉडी तकरीबन अपनी एनर्जी की का 70 to 80% फैट से ले रहा होता है, हाई फैट। 70 to 80% वो अपनी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स, उसके सेल्स जो है वो कीटोन्स फैट्स को यूज कर रहे होते हैं, 20-25% प्रोटीन्स को और बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स को, 5 to 10%। तो इस प्लान को जिसमें सबसे ज्यादा फैट्स, फिर प्रोटीन्स और फिर कार्बोहाइड्रेट्स, इसको कहा जाता है कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट, the main goal of ketogenic diet is to shift the body primary fuel source from glucose to ketones। इस प्लान का मकसद ये होता है कि बॉडी को शिफ्ट किया जाए, स्विच कराया जाए कि वो ग्लूकोज की बजाय कीटोन्स को एज ए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करे, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन एक प्लानिंग के साथ, एक सिस्टमेटिकली। तो इसलिए ये बिनाइन कंडीशन होती है, ये डेंजरस नहीं होती बल्कि ये बिनाइन होती है और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है कि जिसमें हम कीटोजेनिक, कोई शख्स कीटोजेनिक डाइट यूज कर रहा होता है। इसके मुकाबले में जो दूसरी टर्म है ये डेंजरस है, कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, it is a serious medical condition that occur when there is an excessive accumulation of ketones, excessive accumulation of ketones in the blood leading to a decrease in blood pH। इस हद तक कीटोन बॉडी में, इस हद तक कीटोन ब्लड में बढ़ जाए कि वो ब्लड की पीएच को डिक्रीज करना शुरू कर दे, तो क्या हो जाएगा? बॉडी का एनवायरनमेंट, ब्लड का एनवायरनमेंट एसिडिक एनवायरनमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब होगा। ये एसिडिक एनवायरनमेंट हमारी बॉडी का किस वजह से हो रहा है? कीटोन्स की वजह से। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कीटो एसिडोसिस। ये टर्म अक्सर आप पैथोलॉजी में
फेस करते होंगे पेशेंट्स की कीटो एसिडोसिस। ये तो किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से ब्लड में कीटोन्स का लेवल इतना बढ़ जाए कि वो उसकी पीएच को डिक्रीज कर दे और बॉडी के ब्लड में एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा हो जाए, एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, एंड एन एसिडिक state, J, leading to decrease in pH and an acidic state in the body. It most commonly occurs in individuals with uncontrolled diabetes, particularly type 1 और type 2। तो ये आमतौर पर मोस्ट प्रोबेबली, मोस्टली, नॉट 100%, मोस्टली, इसमें और भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये आपको डायबिटिक पेशेंट में डीएम टाइप 1 और डीएम टाइप 2 के लोगों में ये आपको ज़्यादातर मिलती है। जो डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 और डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 या बाज़ जिसको हम जीडीएम कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज हो जाती है, ये डीएम टाइप 1, डीएम टाइप 2 या जीडीएम, इस कंडीशन में आपको कीटो एसिडोसिस फेस करना पड़ता है। ब्लड के अंदर कीटोन्स का लेवल इतना बढ़ जाता है कि पीएच डिक्लाइन कर जाती है। काजेज ऑफ कीटो एसिडोसिस। अब कीटो एसिडोसिस एक तो था ना न्यूट्रिशनल कीटोसिस, वो तो समझ आ गया कि डाइट प्लान की वजह से और कीटोजेनिक डाइट की वजह से, कीटोजेनिक डाइट की वजह से, ये है पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब कीटो एसिडोसिस आमतौर पर हमें दो कंडीशंस में मिलता है। एक को कहते हैं DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। मोस्ट प्रोबेबली हमें ये पाकिस्तान में हम इसको ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं। डायबिटिक पेशेंट में अक्सर उनका, क्योंकि उनकी सेल्स, डायबिटिक पेशेंट में, शुगर के पेशेंट में, क्योंकि सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना इनसफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, तो क्योंकि सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते तो सेल ग्लूकोज को बतौर सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज नहीं करते, तो अल्टीमेटली बॉडी को, लिवर को शिफ्ट होना पड़ता है मुतबादिल सोर्स पे, और वो कीटोन है। तो ये हमें अक्सर ये कंडीशन डायबिटिक पेशेंट में मिलती है, इसलिए इसको DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहा जाता है, डायबिटिक। और दूसरा है अल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस, जो शराब पीने वाले लोगों में, अल्कोहल यूज करने वाले लोगों में, बॉडी में अल्कोहल की जाती की वजह से भी कीटोन बॉडी बढ़ जाती है। तो ये दो कंडीशन हमें फेस होंगी, DKA और AKA, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें DKA को फेस करेंगे, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के फैक्टर्स कौन से हैं? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर DKA: इंसुलिन इनसफिशिएंसी, हाई ब्लड शुगर लेवल्स, ऑस्मोटिक डाययूरेसिस, इंक्रीज यूरिनेशन, इलनेस ऑफ इन्फेक्शन, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, मिस्ड इंसुलिन डोज। ये तमाम फैक्टर्स डायबिटीज और डायबिटिक पेशेंट्स के साथ इनका तल्लक है कि बॉडी में इंसुलिन की इनसफिशिएंसी हो जाए, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए, ऑस्मोटिक डाययूरेसिस, यूरिन ज़्यादा पास होने की वजह से, या इलनेस, इन्फेक्शन हो जाए, और बॉडी जो है वो स्ट्रेस हार्मोन्स को इंक्रीज करती है। स्ट्रेस हार्मोन्स को जब इंक्रीज करती है तो वो इंसुलिन की एफिशिएंसी मुतासर होगी, या कोई शख्स अगर इंसुलिन ले रहा है या उसकी इंसुलिन इंजेक्ट कर रहा है तो वो कुछ डोज मिस कर देता है। जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, IDDM, तो वो कोई डोज को मिस कर देते हैं या प्रॉपर डोज नहीं ले पाते। इन तमाम फैक्टर्स DKA के जिम्मेदार हैं। DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। दूसरी कंडीशन हमें मिलती है अल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस, AKA, अल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस। ये अल्कोहल इनटेक करने की वजह से, अल्कोहल बॉडी में अगर बढ़ जाए तो क्या होता है कि लिवर का फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू क्रोनिक अल्कोहल यूज, डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल बताता खुद डायूरेटिक है, तो ज़्यादा यूरिन पास होने से क्या होता है कि बॉडी में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो सकती है। पुअर न्यूट्रिशन, अल्कोहल की वजह से इंसान
जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले पाता, मेल न्यूट्रिशन हो जाती है, तो ये सारे फैक्टर्स अल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस में आएंगे। अब हमें यहाँ समझ आई कि कीटो एसिडो पहले हमने डिफरेंशिएट करना है न्यूट्रिशनल कीटोसिस में, वो जो डाइट प्लान वाला है कीटोजेनिक डाइट, और कीटो एसिडोसिस में। फिर कीटो एसिडोसिस में हम दो कंडीशंस को फेस करेंगे, डीकेए, मोस्ट प्रोबेबली डीकेए डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और अल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस की सिम्टम्स क्या हैं? टेस्ट से पहले हम क्लिनिकली कैसे डायग्नोस करेंगे, क्लिनिकली डायग्नोसिस कैसे करेंगे? साइन एंड सिम्टम्स, एक्सेसिव थर्स्ट एंड ड्राई माउथ, पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, उसका मुंह खुश्क होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही होती है, फटीग एंड वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, रैपिड डीप ब्रीथिंग, वो तेज तेज सांस लेगा, कन्फ्यूजन, डिफिकल्टी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, फ्रूटी ऑर्डर ऑन द ब्रीथ, उसके सांस में से बदबू आएगी। ये 4-5-6 क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। अगर इनमें आपको कुछ मिल रहे हैं उसके बाद आप इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे। एक्सेसिव थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये आमतौर पर आप देखें तो ये डायबिटिक पेशेंट्स में ये हमें मिलते हैं। फटीग, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग और फीटेड ऑर्डर ब्रीथ। कीटोनूरिया एंड कीटोन्यूरिया या कीटो एसिडोरिया, यानी कीटोन का यूरिन में आना। पहले हमने पढ़ा था कीटोन का ब्लड में आना, वो आपको याद होगा, वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, जहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि 0.6 तक ब्लड में ये था, ये 0.6 नॉर्मल था, 0.7 से 1 तक ट्रेस, और 1 से 3 तक आपने मॉडरेट, और 3 से ज्यादा वेरी हाई। कीटोन रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ कीटोनूरिया रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। अगर आमतौर पर आपने देखा होगा कि हमें यूरिन टेस्ट में सबसे पहले पता चल जाता है कि अच्छा इसकी तो कीटोन्स आ रहे हैं। आगे मैं एक लैब रिपोर्ट भी शेयर करूंगा। आमतौर पर फिजियोलॉजिकली एक हेल्दी शख्स में जब यूरिन का टेस्ट आप देखेंगे तो उसकी कीटोन के आगे नील या नेगेटिव लिखा हुआ होना चाहिए। एक नॉर्मल हेल्दी शख्स के यूरिन को जब आप देखते हैं तो वहां जब कीटोन्स का लफ्ज आता है तो आगे नील या कुछ लैब्स नेगेटिव लिख देते हैं, यानी नील होना चाहिए, नेगेटिव। आइडियल कंडीशन ये है। अगर यूरिन टेस्ट में कीटोन्स नील या नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स कि उसके ब्लड में लेस देन 0.6 मिलीमोल पर लीटर इन ब्लड कीटोन आ रही है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अगर यूरिन में नील आ रही है तो हम ब्लड में क्या असेस करेंगे कि वो लेस देन 0.6 है। बाज़ औक़ात यूरिन में +1 लिखा होता है, कीटोन्स के आगे +1, 1+, एक प्लस का निशान। एक प्लस का मतलब होता है ट्रेस या माइल्ड। ये जैसे आपको नजर आ रहा है ट्रेस या माइल्ड, यानी 1++1 इसका मतलब है कि अब वो 0.6 को क्रॉस करके 0.7 से 1 मिलीमोल के दरमियान चला गया है। अगर खुदा ना खास्ता किसी शख्स के यूरिन में 2+ आ रहा है, 2+, तो अब इसका मतलब है कि मॉडरेट पे चला गया। मॉडरेट में क्या हो जाएगा कि वो 1 से, ब्लड में क्या हो जाएगा 1 से 3। हम यहीं से अंदाजा लगा लेते हैं कि ब्लड में क्या सूरत हाल है जब हमें यूरिन में ये 2+ मिलते हैं, 2+। अगर खुदा न खास्ता कभी 3+ आ रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ कीटोन्स, इसका मतलब है कि लेवल ब्लड के अंदर 3 को भी क्रॉस कर गया है, 3 को भी क्रॉस कर गया है, 3+। यूरिन में हमें ये वाली पैरामीटर मिलते हैं 1+, 2+, 3+, जबकि ब्लड में 0.6 नॉर्मल, 0.7 to 1 मिलीमोल माइल्ड, 1 से 3 मिलीमोल मॉडरेट, और 3 मिलीमोल से ज़्यादा हो जाएगा तो ये हाई कीटोन अमाउंट कहलाती है। कीटोनूरिया या कीटो एसिडोरिया वो कंडीशन होती है कि जिसमें, क्योंकि जब ब्लड में, यही मैं थोड़ा सा बता दूं कि 0.6 तक ब्लड में नील क्यों आता है, क्योंकि हर चीज की हमारी किडनी के अंदर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब इसका तकरीबन 0.6 थ्रेशोल्ड है,
0.6 तक अगर वो आ रहा है तो वो किडनी उसको फिल्टर नहीं करेगा, फिल्टर नहीं करेगा तो यूरिन में नील आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब अगर ब्लड में इसका जूं जूं लेवल बढ़ता जाएगा, अपने थ्रेशोल्ड से बढ़ता जाएगा, तो अल्टीमेटली किडनी उसको एक्सक्रीट करेगा यूरिन में, और यूरिन टेस्ट में वो 1+, 2+, 3+ शक्ल में आना शुरू हो जाएगा। ये एक पेशेंट का टेस्ट है, आप देख रहे हैं, ये यूरिन एनालिसिस का टेस्ट है। एक मेल जेंडर है, पेल येलो इसका कलर है, अपीयरेंस क्लियर, ये तो खैर नॉर्मल टेस्ट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.20। ये आप देख रहे हैं ग्लूकोज नेगेटिव, क्योंकि हम यूरिन में ग्लूकोज की भी ज्यादा मॉनिटर कर रहे होते हैं। और कीटोन्स, ये आप देख रहे हैं कीटोन इसमें नेगेटिव आ रहा है, कीटोन्स नेगेटिव। इसी नेगेटिव की जगह पे अगर 1+ हो, 1+, तो हम समझेंगे ट्रेसिस, या जिसको आप कह सकते हैं कि 1+ का मतलब है कि माइल्ड, माइल्ड 0.6 से लेवल क्रॉस कर गया है ब्लड में। यहाँ पर अगर 2+ हो तो हम समझेंगे कि ज्यादा सेकंड ग्रेड में चला गया, मॉडरेट। अगर 3+, बस अगर 4+, वेरी सीवियर तक भी चला जाता है। तो ये एक ओरिजिनल यूरिन की रिपोर्ट है। और यहाँ यहीं पर आपको समझ आ जाएगी कि अगर आइडियल रिपोर्ट में, नॉर्मल फिजियोलॉजी में, कीटोन शुड बी नील और नेगेटिव, नील और नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर अगर ये कीटोन आएगी तो किस शेप में आएगी? 1+, 2+, 3+, 1+, 2+, 3+। ये हमारा मुख्तसर कीटोन लैब टेस्ट, कीटोन टेस्ट, एक मुख्तसर सी ब्रीफिंग थी जिसमें हमने ये देखा व्हाट इज कीटोन टेस्ट, कीटोन बॉडीज हैं क्या, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बोनाइल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, कीटोन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसकी टाइप्स कितनी पड़ी हैं? 3। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? लिवर में। कब प्रोड्यूस होते हैं? जब बॉडी के पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाए और अल्टरनेट सोर्स एनर्जी की पैदा करने के लिए लिवर फैट्स को या फैटी एसिड्स को मेटाबोलाइज करके उन वहाँ से कीटोन बनाता है, और फिर कीटोन का ये सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। आगे हमने पढ़ा कि नॉर्मल ब्लड में उसका लेवल कितना होता है? 0.6 से कम, फिर 0.6 से 1, 1 से 3, 3 से ज़्यादा। इसकी कितनी टाइप्स या कंडीशन होती हैं? 2। एक को न्यूट्रिशनल कीटोसिस कहते हैं, जो अपनी मर्जी से डाइट प्लान करके, कीटोजेनिक डाइट, कीटोजेनिक डाइट वो जिसमें फैट्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फिर प्रोटीन्स को और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट। लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी है कीटो एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस नाम से ज़ाहिर है, कीटोन की वजह से एसिडिटी का बढ़ जाना, ब्लड की पीएच का कम हो जाना, ब्लड के माहौल का तेजाबी हो जाना, एसिडिक हो जाना, ब्लड एनवायरनमेंट का एसिडिक हो जाना। अब कीटो एसिडोसिस में फिर हमने 2 कंडीशन पढ़ी जो हम ज्यादा फेस करते हैं, वो DKA है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, दूसरी अल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस। फिर हमने इसके साइन एंड सिम्टम्स देखे, फिर हमने यूरिन टेस्ट को देखा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि, मैं ये तो नहीं कहता कि तमाम कीटोन्स को हमने पढ़ लिया है, एक ब्रीफ व्यू एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर हमारे जहन में आ गया होगा। थैंक यू।